हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तारीख थी 15 अक्टूबर 1917 और सुबह के करीब 4 बज रहे थे। तभी फ्रांस की सेंट लजार जेल के अंदर एक महिला कैदी के सेल को खोला जाता है और उसे जगाया गया। फिर जेलर उसे बताता है कि आज तुम्हारे जाने का दिन है। फिर उसे एक कलम और कागज दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो 2 पत्र लिख सकती है। इसके बाद जेलर उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। फिर वो महिला कैदी ठीक वैसे ही तैयार होती है जैसे वो अपने डांसिंग शो के लिए तैयार हुआ करती थी, क्योंकि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि बेहद ही खूबसूरत और यूरोप की एक मशहूर डांसर माता हारी थी। जेल के बाहर एक कार उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी, जिसमें एक नन और उसका वकील पहले से ही बैठे हुए थे। अब माता हारी को उस कार में बिठाया जाता है और कार पेरिस के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ती है। लगभग 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद वो कार एक सुनसान इलाके में जाकर रुक जाती है, जहां पहले से ही सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिक उस कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद माता हारी को कार के नीचे उतारा जाता है और कहा जाता है कि हमें तुम्हारे हाथ और आंखें बांधनी हैं। लेकिन माता हारी इसके लिए मना कर देती है और वो कहती है कि जो कुछ होने वाला है उसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इसके बाद माता हारी को मैदान के एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है और दूसरी साइड आर्मी दस्ते के 12 जवान अपनी बंदूकें माता हारी पर तान कर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। अब सिर्फ आर्मी कमांडर के इशारे की देरी थी, लेकिन इसे चंद सेकंड पहले माता हारी आर्मी दस्ते की तरफ एक फ्लाइंग किस करती है और इसके तुरंत बाद एक इशारा होता है और फिर पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। बंदूक से निकली सारी गोलियां माता हारी के सीने को छलनी कर चुकी थी, जिसके कारण वो एक पल के लिए लड़खड़ाई, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ जाती है और फिर उसका शरीर आगे की तरफ ढह जाता है। आर्मी का कमांडर चलकर माता हारी के पास आता है और उसके सिर में आखिरी गोली मारता है। इसके बाद डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। मार्गरेटा गिरतुइता जेले उर्फ माता हारी का जन्म 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड के लीवार्डन शहर में हुआ था। वो 4 भाई बहन थे, जिसमें माता हारी सबसे बड़ी थी। उसके पिता की एक हैट की दुकान थी और साथ ही उन्होंने ऑयल बिजनेस में भी पैसे लगा रखे थे, जिसके कारण उनकी माली हालत काफी मजबूत हो गई थी और वो सब काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे। बचपन में माता हारी और उसके भाई बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी और वो सब उस वक्त के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन फिर 1889 में माता हारी के पिता के दिवालिया होने के बाद उनके सारे पैसे डूब जाते हैं और इसके तुरंत बाद माता हारी के पेरेंट्स का तलाक हो जाता है। फिर 1891 में उसकी मां की डेथ भी हो जाती है, जिसके कारण अब पूरा परिवार तितर बितर हो गया था। इसके बाद माता हारी को स्नीक में उसके गॉडफादर मिस्टर विसर के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, जहां रहते हुए लीडन में माता हारी किंडरगार्टन टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग करने लगती है। लेकिन इसी दौरान जब हेडमास्टर ने उसके साथ खुलेआम छेड़खानी करना शुरू कर दिया तो उसके गॉडफादर मिस्टर विसर उसे संस्थान से निकाल देते हैं। इसके बाद माता हारी अपने चाचा के घर रहने के लिए चली जाती है, जो कि हैग में रहा करते थे। फिर जब माता हारी 18 साल की होती है तो उसे समझ आ गई थी कि जिंदगी अकेले नहीं कटने वाली और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए अब वो शादी करने का फैसला करती है। इसी दौरान डच सेना के एक कैप्टन रुडोल्फ जॉन मैक्लाउड द्वारा डच अखबार में एक विज्ञापन दिया जाता है कि उसे बीवी की तलाश है। वो उस समय की डच ईस्ट इंडीज और आज के इंडोनेशिया में तैनात था। उसकी उम्र माता हारी से दोगुनी थी, लेकिन माता हारी इसे अपने लिए एक अवसर के तौर पर देखती है और उस विज्ञापन का जवाब देती है। इसके बाद माता हारी 11 जुलाई 1895 को एम्स्टर्डम में मैक्लाउड से शादी कर लेती है और उसके साथ इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के मलंग शहर चली जाती है और वहीं रहने लगी। वहां रहने के दौरान उसके 2 बच्चे होते हैं, बेटा नॉर्मन जॉन मैक्लाउड और बेटी लुइस जीन मैक्लाउड। लेकिन कुल मिलाकर ये शादी माता हारी के लिए डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी, क्योंकि मैक्लाउड एक शराबी था और वो रोज उसे मारता पीटता। उसने खुलेआम एक महिला मित्र भी रखी हुई थी, जो डच समाज के लोगों के लिए एक आम बात थी। माता हारी तंग आकर उसे टेम्परेरी छोड़ देती है। फिर इस दौरान वहां रहते हुए माता हारी की दिलचस्पी इंडोनेशियन कल्चर और डांस की तरफ आकर्षित हो जाती है। फिर वो कई महीनों तक वहां की संस्कृति और डांस को सीखती है। फिर इसके बाद वहां की एक स्थानीय डांस कंपनी के साथ शामिल हो जाती है और यहीं से उसे माता हारी नाम मिलता है, जिसका मलय भाषा में अनुवाद किया जाए तो सूरज या फिर दिन की आंख।
माता हरी वहाँ की स्थानीय संस्कृति को सीखकर और डांस कंपनी के साथ काम करके अपने बुरे हालातों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच साल 1999 में माता हरी के दोनों बच्चे बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि मैक्लाउड के विरोधियों ने उसके नौकर के जरिए दोनों बच्चों को जहर दे दिया था, जिसमें बेटी जीन तो बच जाती है, लेकिन बेटे नॉर्मन की मौत हो गई थी और इससे दोनों को काफी सदमा पहुंचता है, खासकर माता हारी को, क्योंकि निकम्मे पति के अलावा उसके पास सिर्फ उसके बच्चे ही थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन नॉर्मन की डेथ के बाद वो टूट सी जाती है। इसके बाद दोनों नीदरलैंड वापस जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने के तुरंत बाद रुडोल्फ और माता हरी 30 अगस्त 1902 को आधिकारिक तौर पर अलग हो जाते हैं। इसके बाद माता हरी पेरिस चली जाती है, जहां पर कुछ वक्त तक वो एक सर्कस में घुड़सवार के तौर पर काम करती है। लेकिन 1904 आते आते वो एक डांसर के तौर पर मशहूर होने लगी और फिर 13 मार्च 1905 को मुसी ग्यूमेट में अपने इरोटिक डांस की वजह से वो पूरे फ्रांस के लोगों के दिलों पर छा जाती है, जहां पर उसने अपने आप को एक जावानीस राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत किया था, जो बचपन से ही भारतीय नृत्य की कला में डूबी रही हो। इस दौरान उसकी कई बार नग्न या लगभग नग्न तस्वीरें खींची गईं। अब पूरे फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में उसके चर्चे होने लगे थे और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, माता हरी। और उसकी वजह यह थी कि अब वो एक कामुक, चुलबुली और खुले तौर पर अपने शरीर का प्रदर्शन करने वाली डांसर बन चुकी थी। अपने इरोटिक डांस और डांस करते करते कपड़ों का उतारना और शरीर का शो ऑफ करने की उसकी क्यूरियोसिटी ने भी उसे लोगों का लोकप्रिय बना दिया था। अब माता हरी बड़े बड़े सेना अधिकारियों और शाही नेताओं के साथ उठने बैठने लगी। उसकी पहुंच फ्रांस के बड़े बड़े अधिकारियों तक हो गई थी और बाद में यही उसकी मौत का कारण बनता है। दरअसल बात पहले विश्व युद्ध के दौरान की है, जिसमें नीदरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रही जो इस युद्ध में शामिल नहीं थी और इसी वजह से एक डच नागरिक होने के कारण माता हरी इंडिपेंडेंटली एक देश से दूसरे देश जा सकती थी और इसीलिए युद्ध के हमलों से बचने के लिए उसने स्पेन और ब्रिटेन के रास्ते फ्रांस और नीदरलैंड के बीच कई बार यात्रा की, क्योंकि फ्रांस पर कई बार जर्मनी के द्वारा सफल हमले किए जा चुके थे। यहाँ तक कि जर्मनी फ्रांस की राजधानी पेरिस पर भी लगातार हमला कर रहा था। माता हरी कभी फ्रांस से नीदरलैंड के लिए और कभी नीदरलैंड से फ्रांस के लिए कई बार यात्रा करती है, लेकिन अगर वो चाहती तो युद्ध खत्म होने तक नीदरलैंड में रुक सकती थी। लेकिन उसके बार बार फ्रांस आने की वजह थी फ्रांसीसी सेना में पोस्ट 23 साल का एक रूसी पायलट कैप्टन वादिम मैस्लोव, जिसके साथ माता हरी एक बहुत ही डीप रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशन में आ चुकी थी, जिसे वह अपने जीवन का प्यार कहती थी। मैस्लो 1916 में पश्चिमी मोर्चे पर भेजे गए 50,000 रूसी सैनिकों की टुकड़ी में शामिल था। 1916 की गर्मियों में जर्मनों के साथ हवाई लड़ाई के दौरान मैस्लो को गोली लग जाती है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे उसकी बाईं आंख की रोशनी भी चली जाती है, जिसके कारण माता हरी फ्रांसीसी सेना से अपने घायल प्रेमी से मिलने की इजाजत मांगती है। लेकिन एक न्यूट्रल देश नीदरलैंड की नागरिक होने के कारण माता हरी को आमतौर पर मोर्चे के पास जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद माता हरी की मुलाकात फ्रांसीसी खुफिया विभाग के हेड जॉर्ज लेडो से होती है, जो उसे एक ऑफर देता है कि अगर वह फ्रांस के लिए जासूसी करने के लिए सहमत हो जाए तो उसे मैस्लो से मिलने की इजाजत दे दी जाएगी और साथ ही 10 लाख फ्रैंक भी दिए जाएंगे, जिससे वह मैस्लो के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। माता हरी इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो मैस्लो से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब फ्रांसीसी खुफिया विभाग चाहता था कि माता हरी उनके लिए जासूसी करे, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध से पहले माता हरी ने जर्मनी के क्राउन प्रिंस विलियम, जो पश्चिमी मोर्चे पर वरिष्ठ जर्मन जनरल के तौर पर तैनात थे, जिनके सामने माता हरी कई बार डांस के प्रोग्राम कर चुकी थी। फ्रांसीसी खुफिया विभाग का मानना था कि वह क्राउन प्रिंस को बहकाकर कई खुफिया जानकारी निकाल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ठीक कुछ ऐसी ही बात जर्मन सोचते हैं कि माता हरी की पहुंच फ्रांस के बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों तक है, इसलिए वह उनके लिए जासूसी का काम कर सकती है और वे भी ये चाहते थे कि वह उनके लिए काम करे और फ्रांस की मूवमेंट की जानकारी उनके साथ साझा करे। इसके बाद 1916 में माता हरी स्पेन जाती है, जहां उसकी मुलाकात जर्मन मेजर एर्नॉल्ड काले से हुई और बातचीत के दौरान वो उससे कहती है कि क्या वो क्राउन प्रिंस के साथ उसकी एक मीटिंग करवा सकता है। कहा जाता है इस दौरान माता हरी ने स्पष्ट रूप से पैसे के बदले जर्मनी के साथ फ्रांस की खुफिया जानकारी साझा करने की पेशकश की थी।
हालांकि यह लालच के कारण किया था या सिर्फ एक क्राउन प्रिंस विलियम के साथ मीटिंग करने का प्रयास था ताकि वो फ्रांस के लिए खुफिया जानकारी जुटा सके, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नवंबर 1916 में स्टीम शिप जीलैंडिया पर सवार होकर माता हरी स्पेन से फ्रांस के लिए वापस आ रही थी, तो जब जहाज फालमाउथ के ब्रिटिश बंदरगाह पर पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उसे लंदन ले जाया गया, जहां उसे कैनन रो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और काउंटर जासूसी के प्रभारी कमिश्नर बेसिल थॉमसन उससे लंबी पूछताछ करते हैं। फिर पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद फिर वह कुछ दिनों तक वहीं लंदन के सेवॉय होटल में रुकती है, लेकिन ब्रिटिश खुफिया विभाग की पूछताछ के बाद यह चर्चा होने लगी थी कि माता हरी एक डबल एजेंट है। इसके बाद 1917 में निवेले ऑफेंसिव हमला करने पर फ्रांस बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, जिसमें हजारों फ्रांसीसी सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हड़ताल और फ्रांसीसी सेना के अंदर बगावत हो जाती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि फ्रांस युद्ध हार जाएगा। इसीलिए अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए उन्हें कोई बलि का बकरा चाहिए था और फ्रांस के लिए सबसे सही विकल्प माता हरी थी। इसीलिए माता हरी को एक जर्मन जासूस के तौर पर पूरे देश में प्रचारित किया गया। लगभग हर रोज पेरिस के अखबारों में उस पर बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाने लगा और कहा गया कि निवेले ऑफेंसिव के हमले की जानकारी माता हरी ने पहले से ही जर्मन को बता दी थी, इसीलिए वो पहले से ही तैयार थे और जब हमने हमला किया तो जर्मनों ने हमारे सारे हमलों को नाकाम कर दिया। 13 फरवरी 1917 को माता हरी को पेरिस के होटल एलेसी पैलेस में उसके कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 5 महीने उसे हिरासत में रखने के बाद 24 जुलाई 1917 को उस पर जर्मनी के लिए जासूसी करने और जिसके कारण कम से कम 50,000 सैनिकों की मौत का मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि फ्रांसीसी और ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उस पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का आरोप तो लगाया और उसे 50,000 सैनिकों की मौत का दोषी भी ठहरा दिया, लेकिन कोई भी माता हरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। माता हरी अपनी मदद के लिए कई बार डच एम्बेसडर को खत लिखती है और कहती है कि वो बेगुनाह है और उसने जर्मनी के लिए कोई जासूसी नहीं की है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। उसने हेड ऑफिसर जॉर्ज लेडो से भी मदद की गुहार लगाई, जिसके कहने पर वो फ्रांस के लिए जासूसी करने को तैयार हुई थी, लेकिन लेडो ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुकदमे के दौरान माता हरी के लिए सबसे भयानक और दिल को कचोट देने वाला पल तब हुआ जब उसके प्रेमी मेस्लो, जो युद्ध में अपनी आंख खोने के बाद पूरी तरह बदल चुका था, उसने माता हरी के लिए गवाही देने तक के लिए इनकार कर दिया और कहा कि अगर उसे दोषी ठहराया गया है तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि माता हरी को जब पता चला कि मेस्लो ने उसे छोड़ दिया है तो वो अपना दिमागी संतुलन खो देती है और बेहोश हो जाती है। 2014 में कनाडाई इतिहासकार वेस्ले वॉक एक मैगजीन में लिखते हैं कि माता हरी कभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जासूस नहीं थी, बल्कि फ्रांस ने उसे सिर्फ अपनी नाकामियों के लिए बलि का बकरा बनाया था, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह ब्रिटिश इतिहासकार जूली व्हील राइट ने कहा, उसने वास्तव में ऐसी कोई जानकारी जर्मनी को नहीं दी थी जो आप स्पेन के अखबारों के माध्यम से हासिल न कर सकें। व्हील राइट आगे लिखती हैं कि वो एक स्वतंत्र महिला, एक डाइवोर्सी, एक न्यूट्रल देश की नागरिक, एक वेश्या और एक डांसर, जो फ्रांसीसियों के लिए एक आदर्श बलि का बकरा बनी, जो उस वक्त युद्ध हार रहे थे। माता हरी को 15 अक्टूबर 1917 को सुबह होने से ठीक पहले 12 फ्रांसीसी सैनिकों के एक फायरिंग दस्ते द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। ब्रिटिश रिपोर्टर हेनरी वेल्स ने एक आई विटनेस से मिली जानकारी के अनुसार लिखा, वह बंधी हुई नहीं थी और उसने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया था। उसने निडर होकर फायरिंग दस्ते को फ्लाइंग किस किया। 1934 के न्यूयॉर्कर लेख में बताया गया है कि फांसी के समय उसने विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाया गया एक साफ ब्लैक रंग का अमेजोनियन सूट और नए सफेद दस्ताने की एक जोड़ी पहनी थी। वेल्स कहते हैं कि गोलियों की बौछार के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो लड़खड़ा गई हो, फिर इसके बाद वह धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गई। उसका सिर हमेशा ऊपर की ओर तना रहा और उसके चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था और वो सीधे उन लोगों को घूर रही थी जिन्होंने उसकी जान ले ली। और इस तरह माता हरी का दर्दनाक अंत हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि जिंदा रहते हुए उसके लाखों चाहने वाले थे, लेकिन उसके मरने के बाद एक इंसान भी उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए आगे नहीं आया
और अंत में उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दे दी जाती है ताकि स्टूडेंट उसकी बॉडी से कुछ सीख सकें। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्राइम वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।